हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लास्ट टॉपिक में हम इंटरफेरेंस तो कंप्लीट कर ही चुके हैं एंड अब जो हमारा टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे वो है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ओके, तो डिफ्रैक्शन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि आप लोग इस देखने के लिए लेक्चर को, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। बीच बीच में से आप कट करके इसे ना देखें, क्योंकि आपको ऐसे लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है और फिजिक्स में आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो देखते हैं हम डिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो होता है विवर्तन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन होता क्या है कि जब तरंगें किसी संकीर्ण क्षेत्र में से होकर गुजरती हैं अथवा उनके मार्ग में कोई अवरोध यानी कि कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, ठीक है, तो वे छिद्र अथवा अवरोध के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इस कारण या फिर इस प्रकार की जो घटना होती है उसे क्या बोला जाता है, तरंगों का विवर्तन। ठीक है, विवर्तन क्या होता है कि जब कोई सोर्स से कोई लाइट आती है और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, यानी कि उसके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट लगा दी, तो क्या होता है कि जो लाइट होती है वो अपने मार्ग से क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, अपने रूट से वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये जो घटना होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वेव्स का डिफ्रैक्शन। ठीक है, कि जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट हो गई है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। इसका बाय फिगर हम इसको समझते हैं कि जो हमारा ये है क्या है, एक सोर्स है। ठीक है, ये हमारा एक सोर्स है जिससे क्या होता है कि कोई लाइट यहाँ से पास हुई, ये एक नैरो पॉइंट्स होता है, यानी कि हमने एक नैरो पॉइंट से हमने कोई भी लाइट डाली और वो क्या हो गई कि इसके मार्ग में ये कोई भी क्या आ गया, ये अवरोध यानी कि कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो लाइट जो होती है दो पार्ट्स में डाइवर्ट हो जाती है और ये आकर यहाँ पर ये पर्दे पर ए डैश बी डैश का पॉइंट्स बनाती है। ओके, तो इस प्रकार की जो घटना होती है हम उसको बोलते हैं विवर्तन। ठीक है, तो विवर्तन कितने, दो टाइप्स के होते हैं हमारे। दो टाइप्स के किस तरीके से होते हैं उनको देखते हैं। जो हमारे विवर्तन है वो दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन एंड इसको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो जो फ्रेनल डिफ्रैक्शन होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं कि जो फ्रेनल डिफ्रैक्शन है वो क्या होता है। फ्रेनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इस प्रकार के विवर्तन में स्रोत अथवा पर्दा दोनों ही अवरोध अथवा द्वारक से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, जिस कारण से विवर्तन होता है। यानी कि क्या होता है कि इसमें विवर्तन क्या होता है कि जो हमारा स्रोत है, यानी कि हमारा जो बाय फिगर हम इसको देखेंगे, इसका फिगर ये है कि जो हमारा सोर्स है, ठीक है, स्रोत जिसे हम स्रोत बोलेंगे, इसमें क्या होता है कि जो हमारी इससे जो रेज निकली हुई है, ठीक है, ये रेज यहाँ पर इससे होते हुए पर्दे से जाकर सोर्स से टकरा निकल के पर्दे पर जाकर क्या करती हैं, इमेज फॉर्म करती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसमें पर्दे पर प्राप्त विवर्तन की घटना को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। फ्रेनल ने क्या बताया था कि जो सोर्स से अगर कोई भी लाइट निकलती है, ठीक है, सोर्स से अगर कोई भी लाइट निकलती है तो क्या होता है कि वो अवरोध से इस तरीके से यह द्वारक यहाँ से होते हुए पर्दे पर जाकर एक इमेज फॉर्म करती है, यानी कि एक पॉइंट से निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्दा है और सोर्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये एक यानी कि एक निश्चित डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होता है वो एक निश्चित दूरी होती है। ये किसमें है, हमारा फ्रेनल में। फ्रेनल में क्या है, एक निश्चित दूरी होती है सोर्स के बीच में और पर्दे के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी घटना होती है या इस प्रकार की विवर्तन की घटना को हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि सीधे किनारे हो गए या कोई संकरा तार हो गया, इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें जो विवर्तन होगा वो हमारा फ्रेनल विवर्तन देखा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि अवरोध अथवा द्वारक से स्रोत तथा पर्दे के अनंत दूरी होती है। ये कह रहा है कि जो हमारा सोर्स है उससे जो पर्दे की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आप इस जो थ्योरी है इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर इसी के अंदर ही मिल जाएगा, आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए।
अनंत दूरी होती है जिस कारण से विवर्तन की घटना प्राप्त होती है। इस घटना में अनंत दूरी पर रखे स्रोत से प्राप्त प्रकाश को विवर्तन के पश्चात, यानी कि जब एक बार ये डिफ्रैक्शन हो गया है, यहाँ से किसी ऑब्स्टेकल से टकराई और दो पार्ट्स में डिवाइड जब हो चुकी है, तब क्या हुआ है, इसमें इसकी जो वेव्स हैं उनको एक पॉइंट पर कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसे पर्दे पर केंद्रित करते हैं। पर्दे पर प्राप्त विवर्तन की इस घटना को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एकल छिद्र या फिर तो द्विछिद्र, यानी कि अगर हम इसको एक पॉइंट से कराएं तो भी वही बात होगी कि जो रेज आएगी वो निकलेगी। एंड इसका जो हम फिगर यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रॉनहोफर का फिगर, कि अगर कोई भी सोर्स है हमारा, ठीक है, इससे कोई भी लाइट जब जाती है तो वो यहाँ से टकराते होते हुए जाके ये पर्दे पर जाकर ये क्या होगी, मीट होगी। ये हो गया हमारा पर्दा एंड ये इस तरीके से मीट होती हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसका, फ्रेनल का। यहाँ से इस तरीके से ऑब्स्टेकल से टकराकर जब जाती है तो ये पर्दे पर मीट होती है, जिसका हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है, ये है। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। एंड फ्रॉनहोफर विवर्तन हम क्या करते हैं, फ्रॉनहोफर में क्या होता है कि हमारे जो वेव्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, इनफाइनाइट से। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है हमारे सोर्स के बीच में, यानी कि सोर्स हमारा इनफाइनाइट पॉइंट पर है और जो सोर्स और जो यहाँ पर हमारा पर्दा बना हुआ है, ठीक है, ये है हमारा पर्दा। तो जो पर्दा है हमारा और इससे लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। ये कोई हमारी निश्चित डिस्टेंस नहीं होती है, किसमें, फ्रॉनहोफर में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये डिफ्रैक्ट होकर आती हैं, तब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को, इन सारे वेव्स को, ठीक है, जो लाइट वेव्स होती हैं, इनको एक पॉइंट्स पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, सारी रेज को, जो हमने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें था कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, सारी की सारी रेज को क्या करता है, एक पॉइंट्स पर जाकर मीट कर देता है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला था, ये क्या करता था, एक पॉइंट्स को, जो हमारा एक पॉइंट्स था उसको इस तरीके से ये फैला देता था, है ना। तो अब हम इन सारी जो लाइट वेव्स होती हैं इनको हम एक पॉइंट्स पर कंज्यूम करने के लिए या मिलाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो जो फ्रॉनहोफर वाला है इसका फिगर ये होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस तो हमने आपको समझाने के लिए बताई है यहाँ पर कि जो इसकी डिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है और जो यहाँ पर सोर्स होता है वो भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पर्दा हो गया एंड ये लेंस जो कि हमने उत्तल लेंस यूज़ किया हुआ है एंड जो ये लाइट वेव्स आई हैं और जाकर ये एक पॉइंट्स पर मीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है कि जब कोई लाइट वेव्स आई, यानी कि हम इसको एग्जांपल से देखें कि जब कोई एक सोर्स से लाइट निकली हुई है, ठीक है, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गई, ये बड़ी से कोई ऑब्जेक्ट आ गई है, तो लाइट क्या होगी, दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है। आपने देखा होगा कि इस पार्ट से ऐसे करके डाइवर्ट हो जाती है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर कि इस तरीके से लाइट आई और ये इस तरीके से डाइवर्ट हो गई, दो पार्ट्स में क्या होती है, ये डाइवर्ट हो जाती है और जाकर ये यहाँ पर किसी पर्दे पर क्या करती है, फोकस होती है। तो आई होप आपको डिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हमारा क्या था, डिफ्रैक्शन यही है हमारा कि कोई भी सोर्स से लाइट निकलती है तो वो जाकर टू पार्ट्स में वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है और जाकर एक पर्दे पर मीट होती है। तो इस प्रकार की घटना जो होती है हमारी डिफ्रैक्शन कहलाती है, यानी कि विवर्तन कहलाती है। ठीक है, एंड ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है हमारा फ्रेनल और एक हो गया हमारा फ्रॉनहोफर। फ्रेनल में क्या होता है कि फ्रेनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो एक निश्चित दूरी होती है। इसका जो मेन की है वो यही है कि जो फ्रेनल में हमारी सोर्स से पर्दे तक की जो डिस्टेंस होती है वो एक निश्चित डिस्टेंस होती है एंड जो हमारे उसके बाद जो हमारा डिफ्रैक्शन होगा या इससे जो डिफ्रैक्शन होता है वो हमारा फ्रेनल डिफ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। एंड जो हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन है यानी कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जो हमारा द्वारक है, यानी कि हमारा जो सोर्स है और जो यहाँ पर ये द्वारक होता है इस तरीके से,
ठीक है, जिससे डिफ्रैक्ट होती है, लाइट डिफ्रैक्ट हुई है यहाँ से, उसके बीच में से लाइट डिफ्रैक्ट होकर निकल के आई है। तो जो सारे लाइट्स होती हैं उनको एक पॉइंट्स पर जाकर यानी कि पर्दे पर उसे फोकस करने के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। एंड जो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो फ्रेनेल और फ्रेनहोफर में आप डिफरेंस समझ गए होंगे एंड डिफ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से रीड करिए एंड आप क्या करिए कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि पोलराइजेशन की तरफ। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं पोलराइजेशन के बारे में। ओके, तो जो पोलराइजेशन है वो क्या है एंड जो पोलराइजेशन है उसको क्या कहते हैं। ओके, तो जो पोलराइजेशन है उसको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण। ओके, तो जो पोलराइजेशन है इसका मतलब होता है कि जैसे कि जो कोई लाइट वेव्स होती है, ओके, तो लाइट वेव्स में क्या होता है कि कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो जो लाइट वेव में वाइब्रेशंस होते हैं उनको कम कर देना या उनको लॉक कर देना, यानी कि जो प्रकाश तरंग होती है उसमें जो कंपन्स होते हैं उनको बाधित कर देना ही पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ध्रुवक, यानी कि जो हमारी घटना हुई, जो हमारा ये फिनोमिनन हुआ, जो लाइट वेव्स थी उसके वाइब्रेशन को लॉक कर देना यानी कि उसमें बाधित कर देना, ये हमारा पोलराइजेशन कहलाता है। एंड जो इसमें यूज़ किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं, विद एग्जांपल हम टर्मेलिन क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, और जो टर्मेलिन क्रिस्टल होता है उसे हम एज अ ध्रुवक यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम इसको। तो जो पोलराइजेशन है एक निश्चित दिशा में गमन करती हुई प्रकाश तरंग के तल के लंबवत, यानी कि प्रकाश तरंग के तल के लंबवत एक निश्चित तल में प्रकाश तरंग के जो कंपन हैं वो बाधित कर दिए जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ओके, यानी कि विद एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारी कोई लाइट है, इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से ये वाइब्रेट होते हैं, यानी कि एज अ मोमेंट में ये पार्टिकल जब वाइब्रेट्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर ध्रुवक यूज़ करते हैं। जब ध्रुवक यूज़ किया जाता है तो जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनके जो कंपन्स होते हैं वो क्या हो गए, अब लॉक हो गए, उनके वाइब्रेशंस अब लॉक हो गए एंड जो लाइट है हमारी वो प्लेन फॉर्म में आगे मूव होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो इस तरीके की जो फिनोमिनन है कि जो हमारे वाइब्रेट्स हैं उनको लॉक कर देना, जो लाइट के वाइब्रेट्स हैं उनको लॉक कर देना ही जो फिनोमिनन है ये पूरी, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। ठीक है, एंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्रकाश के ध्रुवण में टर्मेलिन क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे ध्रुवक कहा जाता है। कि जो टर्मेलिन क्रिस्टल है, एक पोलराइजेशन की घटना में क्या होता है कि टर्मेलिन क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है, जो टर्मेलिन क्रिस्टल होता है वो ध्रुवक कहलाता है। तो एज अ ध्रुवक के रूप में हम टर्मेलिन क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। ठीक, एंड अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो पोलराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। पोलराइड्स क्या होता है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का ये उपकरण है। ओके, तो ये जो उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जो हमारी लाइट है उसको प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं पोलराइड्स का। जो पोलराइड्स हैं विद एग्जांपल हम समझते हैं कि जो पोलराइड्स है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कि जो लाइट है हमारी वो इस तरीके से आ रही है, ये हमारी नॉन पोलर लाइट है, ये नॉन पोलर लाइट है हमारी, यानी कि अध्रुवित प्रकाश, इस तरीके से हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो क्या हो रहा है, जब इसे हम पास आउट कराएंगे, यानी कि जब हमने किसी पोलराइड्स का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, तब जो उसके आगे जो लाइट पास आउट होगी पोलराइड से होकर, तब वो क्या होती है, हमारी प्लेन पोलर लाइट कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो लाइट है वो नॉन पोलर से प्लेन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रकाश जो है हमारा वो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि जब हम प्लेन पोलर लाइट फाउंड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पोलराइड्स का यूज़ करते हैं। एज अ पोलराइड्स एक उपकरण ही है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको अपने डेली यूजेस में देखें, डेली लाइफ में हम इसको देखें, तो जो हमारे पोलराइड्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो पोलराइड्स हैं हमारे वो यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन्स जो होती हैं उनमें जो एक तरीके के
जब लाइट आती है तो बहुत ज़्यादा चमक आती है, तो उस चमक जो होती है उसको कम करने के लिए पोलराइड्स यूज़ किए जाते हैं। मेन पोलराइड्स का वर्क यही होता है कि जो चकाचौंध है उसको कम करने के लिए, एंड ट्रेन्स हैं एंड जो एरोप्लेन्स हैं उनमें क्या होता है कि जो दुर्घटना किसी प्रकार की ना हो जाए, जिस तरीके से उसमें चमक आएगी और दुर्घटना ना हो जाए, तो दुर्घटना से बचाव के लिए भी हम यहाँ पर पोलराइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी और इसका जो यूज़ होता है वो घड़ी में भी होता है, एंड जो हमारे धूप वाले चश्मे होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। ओके, जो धूप वाले चश्मे होंगे, आपने देखा होगा कि जो लाइट्स होती है वो हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा चमक पड़ती है, तो उस चमक को कम करने के लिए हम धूप के चश्मे यूज़ करते हैं। तो जो धूप के चश्मे होते हैं कि ऐसा क्या खास होता है उन चश्मों में पोलराइड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है उसकी चमक हमारी आइज़ पर नहीं पड़ती है। एंड जो हमारी टीवी स्क्रीन्स होती हैं, LCD LED टीवीज़ देखी होंगी आपने, उनमें भी पोलराइड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये तो था हमारा पूरा पोलराइजेशन एंड जो पोलराइड्स था इसके बारे में भी हमने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बढ़ते हैं मेलस लॉ की तरफ, कि जो मेलस लॉ है उसमें मेलस ने क्या कहा था, कि जो मेलस लॉ है, मेलस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि यह नियम व्यक्त करता है कि विश्लेषक द्वारा पारगमित ध्रुवित प्रकाश, यानी कि जो पोलर लाइट है उसकी तीव्रता जो होती है, तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। उसकी तीव्रता विश्लेषक के पारगमन के तल तथा ध्रुवण कोण के मध्य जो उसकी कोज्या होती है, ठीक है, यानी कि जो इसके बीच का जो एंगल है, हमने यहाँ पर वही लिखा है जो एज अ फिगर में हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। तो आप पहले फिगर समझ लीजिए एंड फिगर के अकॉर्डिंगली आप उसको थ्योरेटिकल वे में लिख दीजिए एंड उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर दीजिए, तो पूरा आपका मेलस लॉ प्रूफ हो जाएगा। ओके, यह नियम व्यक्त करता है कि विश्लेषक द्वारा पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के पारगमन के तल, यानी कि लाइट इस तरीके से है, ये हमने यहाँ पर एंगल फॉर्म में दिखा रखा है इसको कि किस तरीके से एंगल बनता है, ध्रुवण के तल के मध्य कोण की कोज्या के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी कि जो उसकी कोज्या होती है उसके स्क्वायर की फॉर्म के अनुसार ही वो क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि जो ई है हमारी कॉस का OP, ये हमारा हो जाएगा इसका OP एंड OV, ठीक है, ये हमारा O पॉइंट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये OV एंड OP दोनों को हमने ले लिया, एक बार हमने हॉरिजॉन्टल केस में और एक बार उसके वर्टिकल केस में। जब इस तरीके से ये बनता है तब यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री के एंगल में ही फॉर्म हुआ है, एंड हमने यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बीच में हमारा एक एंगल बना है, तो ये हो जाएगा। हम पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा इंटेंसिटी है वो समानुपाती होता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए स्क्वायर के। ए मतलब उसके एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के, तो ये हो जाएगा तीव्रता अनुक्रमानुपाती आयाम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। एंड आई अनुक्रमानुपाती है हमारे किसके, ई कॉस थीटा के। ओके, तो ये हो गया हमारा ई कॉस थीटा स्क्वायर के बराबर, एंड आई इक्वल्स टू का के ई स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे, यानी कि जब इस तरीके से कि ये ओपन होगा ई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो वही यहाँ पर किया हुआ है, एंड जो हमारा के आया हुआ है यहाँ पर, ये के है इसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसका कांस्टेंट फॉर्म। ओके, जब हम यहाँ से किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स को या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वो कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाता है, तो वही यहाँ पर हमारा के कांस्टेंट फॉर्म में आया हुआ है, यानी कि नियतांक। एंड ई ए स्क्वायर ये हो जाएगा पूरा ए की फॉर्म में, तो ई ए स्क्वायर इक्वल्स टू का आई नॉट, तो ये जो हमारा आई नॉट है वो बराबर हो जाएगा आई इक्वल्स टू का आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के। ओके, तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि जो आई है वो इक्वल्स टू है किसके, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता है वो उसकी वर्ग की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो आई नॉट यहाँ पर क्या है हमारा, ये कांस्टेंट फॉर्म में ही है, तो ये हो जाएगा पूरा इसका मेलस लॉ का प्रूफ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको पढ़िए, समझिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पोलराइजेशन एंड मेलस लॉ। तो इसका एक ब्रूस्टर लॉ भी है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं ब्रूस्टर लॉ की तरफ। है कि जो ब्रूस्टर का जो नियम है, ठीक है, ब्रूस्टर का नियम जिसे बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसका फिगर समझ लेते हैं। ओके, तो फिगर समझने के लिए क्या है कि हमारे पास एक XY प्लेन है, XY प्लेन पे हमने यहाँ पर कोई लाइट डाली हुई है, ये लाइट एज हमारी नॉर्मल लाइट। ओके,
नॉर्मल लाइट जैसे कि नॉर्मल लाइट होती है वही नॉर्मल लाइट है। जब हमने किसी प्लेन पर एक्स वाई हमारे पास एक प्लेन है, जब हम किसी प्लेन पर कोई नॉर्मल लाइट को डालते हैं तब क्या होता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये क्या होती है, एक ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक लाइट नीचे की तरफ एंड एक लाइट जो पासेस आउट हो चुकी है और एक क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 मीडियम हमने यूज़ किए हुए हैं, एक है हमारे पास मीडियम एयर एंड सेकेंड है हमारे पास जो मीडियम है वो है ग्लास मीडियम यानी कि कांच। ठीक है, लास्ट हमने जब पढ़ा था लाइट के जो सबसे हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी उसमें कुछ इस तरीके के फिगर थे कि लाइट किस तरीके से आती है मीडियम 1 से होकर मीडियम 2 में एंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर क्यों हुई है कि एक बार तो ये इससे पास आउट हो चुकी है एंड एक बार ये रिफ्लेक्ट हो रही है। जब ये रिफ्लेक्ट हुई है तो यहाँ पर हमारे पास एंगल इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों ही क्या बनते हैं, सेम। जब वो दोनों सेम बनते हैं तो हम उसे डिनोट करते हैं थीटा पी से। ओके, एंड यहाँ पर हमारा ये कि सेकंड रिफ्लेक्टेड एंगल बना हुआ है जिसे हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है आर डैश। ओके, तो हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण यानी कि थीटा पी कहते हैं। क्योंकि इस अवधारणा की खोज ब्रूस्टर ने की थी, इसीलिए इसे ध्रुवण कोण थीटा पी और ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। ओके, इनके कहने का सेंस हुआ कि जब कोई जो लाइट होती है, जब तक कोई लाइट जो होती है उसका आपतन कोण पर जो परावर्तित प्रकाश है वो पूरी तरीके से जब समतल ध्रुवित नहीं हो जाता है, कोई भी नॉर्मल लाइट आई जब उसका आपतन कोण जो होता है वो समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी कि जो अध्रुवित प्रकाश है यानी कि नॉन पोलर लाइट जो है जब वो पोलर लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि प्लेन पोलर लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है समतल ध्रुवित प्रकाश में, तब जो वहाँ पर एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं ध्रुवण कोण। ठीक है, वो हमारा क्या बनता है, पोलर एंगल। ओके, तो जिस एंगल पे वो पोलर एंगल बनता है यानी कि जहाँ पर वो ध्रुवण कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर कोण। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज थी वो ब्रूस्टर ने की थी, इसीलिए इसको ब्रूस्टर के नेम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इनके कहने का सेंस यही हुआ कि कोई जो लाइट आई है, ये यहाँ पर जो लाइट है वो हमारी नॉन पोलर लाइट है और ये क्या होती है, जब तक ये पूरी तरीके से ध्रुवित लाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, यानी कि यहाँ पर प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, जो लाइट है वो पूरी तरीके से समतल प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तब तक कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम उस एंगल को नहीं मानेंगे। जिस एंगल पे वो कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ये आर एंगल पे थीटा पी एंगल बन चुका है, यानी कि इंसिडेंट एंगल और जो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इक्वल हो चुका है, तब वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको ध्रुवण कोण। ठीक है, तो ध्रुवण कोण को ही हम बोलते हैं ब्रूस्टर कोण। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, हम उसको समझ लेते हैं। ओके, तो जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक गुणांक जो है म्यू संख्यात्मक रूप से ध्रुवण कोण थीटा पी के समानुपाती होता है, यानी कि जो इसके माध्यम का जो अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक को हम डिनोट करते थे एन से या फिर तो म्यू से। ठीक है, तो जब वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, थीटा पी एंगल के, यानी कि ब्रूस्टर एंगल के। इसके लिए हमारे जो इक्वेशन है वो है म्यू इक्वल्स टू का tan थीटा पी, जिसे हमने इक्वेशन मानी हुई है 1। ओके, अब हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं कि हमारा जो आई एंगल है, यहाँ पर आप देखिए कि जो इंसिडेंट एंगल है हमने उसको थीटा पी एज्यूम किया हुआ है, तो एज इट इज हमने उसको वहाँ से उसी तरीके से लिख लिया। क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल लेंगे। आपको इसमें वही प्लेन वाले एंगल लेने कि जिस तरीके से हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता था, लास्ट हमने ट्रायंगल तरीके से सॉल्व किया था, तो वही कंडीशन हम यहाँ भी लगाएंगे। हमारे पास यहाँ 2 एंगल दिख रहे हैं आपको, BOY एंड COY। ठीक है, BOY और COY अगर आप इसको इस तरीके से घुमा कर देखें तो ये इस तरीके से आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, जो हमारा BOY है एंड जो हमारा COY है, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम BOY की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो BOY है हमारा,
BOY एंड COY हमारा 90 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा BOY है, BOY यानी कि BOY इसको हम लिख देंगे 90 माइनस का R, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंड जो हमारा सेकंड है वो हो जाएगा हमारा 90 माइनस R डैश। ओके, दोनों इक्वल हैं किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें कि जब 90 माइनस R की जो वैल्यू है हमने क्या की है, R की जगह पे हम थीटा P लिख दिया है, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हमारा I भी थीटा P के इक्वल है एंड जो हमारा R है वो थीटा P के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस का थीटा P। क्यों, क्योंकि R की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है थीटा P, एंड आगे हो जाएगा हमारा 90 माइनस R डैश इक्वल्स टू का 90 डिग्री। ओके, तो बाय सॉल्व, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या ये फाइंड होता है, कैसे फाइंड होता है, देखिए इस तरीके से कि 90 माइनस थीटा P प्लस का 90 माइनस R डैश इक्वल्स टू का किसके हैं, 90 के। अब आप इसे सॉल्व कीजिए एंड ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा P प्लस 90 माइनस R डैश एंड माइनस का 90, तो 90 टू 90 कट। ओके, एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस का थीटा P इक्वल्स टू का R डैश, यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड हो गई यहाँ पर, R डैश की, और हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 90 माइनस का थीटा P। तो वही वैल्यू हमने इसको, इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 90 माइनस का थीटा P। अब हम जानते हैं कि हमने इस तरीके की जब हमारी कंडीशन बनती है या कोई फिगर बनता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्नेल लॉ का। ओके, स्नेल लॉ हमारा क्या होता है, n इक्वल्स टू का साइन I अपॉन साइन R, यानी कि अपवर्तनांक इक्वल्स टू का उसका इंसिडेंट एंगल एंड अपॉन का उसका रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो यहाँ पर हमने म्यू से इसे डिनोट किया है, जो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक को, एंड इसलिए हो जाएगा ये म्यू इक्वल्स टू का साइन I अपॉन साइन R डैश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I और R डैश की हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो वैल्यू पुट कीजिए, साइन I की जगह पे थीटा P एंड साइन R की जगह पे जो हमारी वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो 90 माइनस का थीटा P। ओके, ये है 90 माइनस का थीटा P। ठीक है, तब ये हो जाएगा यहाँ पर अब साइन अपॉन साइन, तो ये सॉरी साइन थीटा P अपॉन का साइन 90 माइनस थीटा P। साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से कि साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा, इसलिए ये हो जाएगा कॉस का थीटा P, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा टेन थीटा P एंड हमें फाइंड हो जाता है मी इक्वल्स टू का टेन थीटा P। तो यही है पूरा ब्रूस्टर लॉ का मैथमेटिकल एनालिसिस। ओके, तो इसका जो प्रूफ है अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। एंड अब जो हमारी ऑप्टिक्स की यूनिट्स थी, हमने रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स लगभग कंप्लीट कर ली है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इस यूनिट को अच्छे से देखिए, समझिए एंड वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप इस लेक्चर को कंप्लीट तरीके से देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।